तो देखिए वर्णमाला आखिर होती क्या है? वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है इसको ही हम वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह से मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कि वर्णमाला में स्वर भी होते हैं, इसके अलावा व्यंजन भी होते हैं। अब व्यंजनों में बात करेंगे तो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, इसके अलावा संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इनका जो एक व्यवस्थित समूह होता है वर्णमाला में, इसको ही हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। मतलब वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली के द्वारा 52 वर्णों का निर्धारण किया गया है। ठीक है। तकनीकी शब्दावली आयोग ने 52 वर्णों को रखा है वर्णमाला में, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अब ये 52 वर्णों में कौन कौन से वर्ण आते हैं यह अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके अलावा चूंकि वर्णमाला में एक यहाँ पर शब्द लगा हुआ है वर्ण, तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि आखिर वर्ण की मीनिंग क्या होती है। तो देखिए, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है जिसको टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? वर्ण। आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे राम लिखा हुआ है, तो राम कैसे बना है? जो राम शब्द है ये कैसे बना है? आधा रा प्लस बड़ा, आधा माँ प्लस छोटा। तो इस प्रकार से ये राम शब्द बना हुआ है। ठीक है। अब इसमें जो आप ये आधा रा और आधा माँ देख रहे हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं? इनको ही हम बोलते हैं बच्चों वर्ण। ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है जिसको टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। अर्थात जो ये आधा रा दिख रहा है, इसको आप और नहीं तोड़ सकते। ठीक है। तो इसको ही हम बोलेंगे वर्ण, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं सबसे छोटी लिखित इकाई। मतलब सबसे छोटी लिखित इकाई को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है। इसी का थोड़ा सा बड़ा रूप आप ऐसा बोल सकते हैं कि अक्षर होता है। जैसा कि आधा रा है, इसमें यदि आप छोटा आ या फिर बड़ा आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? रा में आ की मात्रा रा बन जाएगा। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अक्षर। ठीक है। तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है वो अक्षर होती है। ठीक है। सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? वर्ण होगी, और सबसे छोटी मौखिक इकाई अक्षर होगी। क्योंकि जो ये अक्षर है रा, इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन जो ये आधा रा है वर्ण, इसको हम बोल नहीं सकते। बिना स्वर की सहायता से हम इसको बोल नहीं सकते। ठीक है। तो सबसे छोटी जो लिखित इकाई होगी वो वर्ण होगी, और सबसे छोटी मौखिक इकाई होगी वो अक्षर होगी। सीधा एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। देखिए, हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। तो ये बात आपको याद रखना है। और सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है? तो अक्षर होती है। तो ये हमने वर्णमाला और वर्णों को समझा। चलिए अब हम एक एक करके इसके क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? अब भी मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण जो है ये हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है ना। जैसा कि राम का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो ये कैसे बना है? रा प्लस बड़ा आ, है ना। इसके अलावा माँ कैसे बना है? आधा माँ प्लस छोटा। ठीक है। तो ये जो आधा रा और आधा माँ है, इनको हम क्या बोलते हैं? वर्ण। ठीक है। अब इसको आप लिख तो सकते हो लेकिन बोल नहीं सकते। बोलने के लिए आपको किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में रा जब बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अक्षर। ठीक है। तो यहाँ तो था लिखित इकाई, यदि मौखिक इकाई की बात की जाती तो क्या आंसर होता? अक्षर। ठीक है। तो अभी मैंने आपको अच्छे से समझाई थी ये चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैज्ञानिक तकनीक आयोग नई दिल्ली के द्वारा हिंदी मानक में कितने वर्णों का निर्धारण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 52 वर्ण हैं बच्चों। हमारी जो पूरी वर्णमाला है इसमें 52 वर्ण हैं। अब देखिए, इसमें 11 स्वर आ जाते हैं। ठीक है। 11 स्वर आ जाते हैं। इसके अलावा लगभग 33 यहाँ पर व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा 4 संयुक्त स्वर यहाँ पर आ जाते हैं, 2 द्विगुण आ जाते हैं यहाँ पर, और 2 अयोगवाह यहाँ पर आ जाते हैं। अयोगवाह मतलब अम और जो आहा होते हैं ये अयोगवाह होते हैं। ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आगे यहाँ पर रखे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको एक एक करके क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी मानक हिंदी में 52 वर्ण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है? ठीक है। तो मैं आपको अभी इसकी डिटेल बताऊंगा ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, आ तो नहीं है, ई भी नहीं है, ऋ ऋषि का जो होता है ये बच्चों ह्रस्व स्वर है। ठीक है। थोड़ा सा ह्रस्व स्वर क्या होती है इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। देखिए, ऐसे स्वर बच्चों जिनके उच्चारण में काफ़ी कम समय लगता है उनको हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? जैसे आ हो गया, छोटी ई हो गया, ऊ हो गया। ठीक है। इसके अलावा ऋ ऋषि वाला हो गया। तो ये जो हैं ये 4 स्वर, इनको हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। और जो दीर्घ स्वर होते हैं बच्चों ये क्या होते हैं? तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ठीक है। तो इनको आप यदि उच्चारण करेंगे तो देखिए, दीर्घ स्वर में ज़्यादा टाइम लगेगा और ह्रस्व में कम टाइम लगेगा। जैसे आ ई ऊ, है ना। और यहाँ पर कैसे? आ ई ऊ ऋ। ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर और इनको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा कंठव्य व्यंजन नहीं है, है ना। कंठव्य व्यंजन मतलब ऐसा व्यंजन जिनके उच्चारण में कंठ से वायु घर्षण करते हुए निकलती है, उनको हम कंठव्य व्यंजन बोलते हैं। तो यहाँ पर नहीं बात कर रहा है, तो देखिए खा तो कंठव्य व्यंजन है, गा भी है, घा भी है, दा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दा जो है ये कंठव्य व्यंजन नहीं है, आपको याद रखना है। कौन कौन से होते हैं कंठव्य व्यंजन? का होता है, खा होता है, गा होता है, घा होता है, इसके अलावा यहाँ पर अंगा होता है। ठीक है, तो ये 5 जो होते हैं बच्चों, ये कंठव्य व्यंजन होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टा कौन सा व्यंजन है? टा की बात यहाँ पर की जा रही है। तो जो टा है बच्चों, ये मूर्धन्य व्यंजन है, तो ये टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, आपको पता ही होगा कौन कौन से आते हैं। टा हो गया, ठा हो गया, रा हो गया, ढा हो गया और ड़ा हो गया। ठीक है, तो ये जो होते हैं बच्चों, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। इन वर्णों को यदि आप उच्चारण करते हैं तो जो जीव होती है ना, ये थोड़ा डांस करती है, आप देखेंगे तो जीव इसमें डांस करती है, टा ठा डा, है ना। तो इस प्रकार से इनको हम बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन, आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखने हैं। अगला है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन पहले आंसर देख लेते हैं। डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। या, रा, ला और वा, ये जो 4 आपको यहाँ पर व्यंजन दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बच्चों अंतस्थ व्यंजन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है, है ना। संयुक्त व्यंजन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए जो त्रा है ये तो संयुक्त व्यंजन है, ज्ञावी संयुक्त व्यंजन है, श्रावी यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है। जो शा है बच्चों षटकोण वाला, ये जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, बल्कि ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, या फिर संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत ये आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको ये 4 दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, जिसमें क्षत्रिय वाला छा आता है। तो ये का और शा, आधा का और शा से मिलकर के बना हुआ है। त्रा की बात करेंगे तो यह आधा ता और रा से मिलकर के बना है। ज्ञा की बात करेंगे तो आधा जा और इया से मिलकर के बना है। और जो श्रा है यह आधा शा और रा से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, और 2 असमान व्यंजन वर्णों के मिलने से ये बनते हैं। ठीक है, 2 असमान जो व्यंजन वर्ण हैं, इनके मिलन से कोई भी संयुक्त व्यंजन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु जीव से संघर्ष या फिर घर्षण करते हुए बाहर की तरफ ध्वनि करती है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन, तो ए आंसर ही इसका सही हो जाएगा। ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन बच्चों, इनको हम यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो शा हो गया, सा हो गया, एक और शा हो गया और हा हो गया। तो ये जो 4 व्यंजन है बच्चों, इनको हम क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन हम बोलते हैं। ठीक है, इनको यदि आप उच्चारण करेंगे तो शा, सा, शा, हा, तो आपको देखेंगे कि जो वायु निकल रही है वो घर्षण करते हुए निकल रही है, फ्रैक्शन के द्वारा निकल रही है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से अल्प प्राण का उदाहरण है। अल्प प्राण की बात यहाँ पर की जा रही है, पहले इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर डिटेल बताता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? का, गा और रा, बिल्कुल ए आंसर इसका सही हो जाएगा बच्चों। जो का, गा और रा है ये अल्प प्राण है ना। अब अल्प प्राण आखिर होता क्या है, इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ये 5 वर्ग हैं बच्चों, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, है ना। ये 5 वर्ण होते हैं और प्रत्येक में 5-5 यहाँ पर वर्ण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहले को बोलते हैं कंठव्य, दूसरे को बोलते हैं तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और हौष्टव्य। ठीक है, इनका मतलब क्या है? का वर्ग जो है, इनको बोलने में जो आपकी वायु निकलती है वो कंठ से निकलती है। आप यदि बोलेंगे का, खा, गा, घा, अंगा, है ना। चा वर्ग में क्या होता है? तालु से, मतलब आप जब बोलेंगे चा, छा, जा, झा, इया, तो आपकी जीव जो है वो तालु से टकराएगी, है ना। मूर्धन्य में आप देखेंगे तो जीव डांस करती है, टा, ठा, डा, डा, है ना। इसके अलावा ता वर्ग जो है, इसमें दांत का प्रयोग होता है, ता, था, दा, धा, ना, है ना। इसके अलावा पा वर्ग जो है, इसमें होंठ का प्रयोग होता है, पा, फा, वा, भा, मा। तो ये जो 5 वर्ग होते हैं बच्चों, इसमें यदि आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत अल्प प्राण की यदि हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, है ना। फर्स्ट वर्ण, थर्ड वर्ण और 5th वर्ण, पहला, तीसरा और 5वां। जैसे कि यहाँ से का है, गा है और अंगा है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग के साथ यही होगा। और प्लस या, रा, लावा होते हैं। ठीक है, जिनको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण, इसके अलावा या, रा, लावा, तो इनको हम बोलते हैं अल्प प्राण। इसके अलावा एक होता है महाप्राण, तो महाप्राण में बचे हुए हो जाएंगे, तो जैसे दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण आ जाएंगे। इसके अलावा शा, शा, सा, हा,
तो ये सब इनको हम बोलते हैं महाप्राण, इसको हम क्या बोलते हैं, महाप्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण और महाप्राण ये आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण और दूसरा और चौथा महाप्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये 5 वर्ग आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इया कौन सा व्यंजन है, इया की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो ये जो है बच्चों ये तालव्य व्यंजन है। यहाँ पर यदि मैं आपको बताऊं, देखिए ये देखिए, ये इया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये कैसा है, तालु। जब आप इसको बोलते हैं तो तालु का प्रयोग होता है। जब आप ये इया बोलेंगे तो तालु से आपकी जीभ यहाँ पर टकराएगी, है ना, चा, छा, जा, झा, इया। बिना तालु के जीव स्पर्श के आप इनको यहाँ पर बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोई सा भी यहाँ पर वर्ण आपको एग्जाम में दे देगा कि जैसे फा कौन सा वर्ण है, ठा कौन सा वर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए मूर्धन्य है, होष्टव्य है, दंतव्य है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अघोष व्यंजन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का कौन सा व्यंजन आता है। अघोष की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय। तो बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, प्रथम वर्ग का जो प्रथम और द्वितीय वर्ण होता है ये अघोष के अंतर्गत आता है ना। इसके अलावा प्लस क्या होता है, इसके अलावा ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन में शा, सा और शा। ठीक है, ये 3 जो वर्ण होते हैं जो ऊष्म वर्णों के अंतर्गत आते हैं, इसमें आपको क्या हा को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, मतलब ऊष्म व्यंजन में शा, सा और शा प्लस प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अघोष व्यंजन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ इसमें इंक्लूड आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर प्लुत स्वर का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्लुत स्वर की थोड़ी सी हम डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर हमने देखे थे ना, आ हो गया, छोटा ई हो गया, ऊ हो गया, री ऋषि का हो गया। तो इनसे करीब 3 गुना टाइम लगता है, उनको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। अब ये यूज़ कहाँ होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ओम कई जगह आपको ऐसा लिखा मिलता है। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ यूज़ हो गया है ना, कई जगह आपको ऐसा लिखा मिलेगा ओम, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो इसमें यूज़ हो रहा है इनको हम प्लुत स्वर बोलते हैं बच्चों, और इनमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। ओम जैसे आप उच्चारण करते हैं, है ना, ओम, तो ओ जो ये बीच वाला उच्चारण हो रहा है इसमें आपको लंबे समय तक ठहराव करना पड़ता है, तो इनको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए आ और ई बिल्कुल ए सही है, आ और ए आई ये भी सही है, आ और ओ ये भी सही है, और चौथा है आ और छोटा ओ तो औ, ये गलत हो जाएगा बच्चों। डी आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यह आ और जो ऊ है इससे मिलकर के क्या बनता है, इससे मिलकर के ओ बनता है, ना कि औ बनता है। आ और ओ से औ बनता है। ठीक है, तो ये जो 4 हैं बच्चों इनको संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, है ना, संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, जो 2 स्वरों से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किन से मिलकर के क्या बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु जीव से संघर्ष या घर्षण करते हुए बाहर आती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे व्यंजनों को बच्चों ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन मतलब ऐसे व्यंजन जिनको आप उच्चारित करेंगे तो जो वायु है घर्षण करते हुए, संघर्ष करते हुए बाहर आएगी। जैसे शाह हो गया, है ना, शाह षटकोण वाला हो गया, सा सरौते वाला हो गया और हा हलवाई का हो गया। तो इनको यदि आप बोलेंगे शाह, शाह, सा, हा, ठीक है, तो वायु जो निकल रही है वो घर्षण करते हुए, संघर्ष करते हुए निकल रही है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी मानक रूप से स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी में स्वरों की संख्या यहाँ पर पूछी जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए। तो बच्चों वर्णमाला में 11 वर्ण आपको जो है स्वरों के अंतर्गत आते हुए दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से ये वर्ण हैं, स्वर देख लेते हैं। जैसे आ हो गया, ई, ऊ, ऋषि का, ए आई ओ औ। तो ये 11 जो हैं बच्चों, इनको हम स्वरों के अंतर्गत रखते हैं वर्णमाला में, तो आपको याद रखना है 11 स्वर यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचमाक्षर क्या कहलाते हैं। पंचमाक्षर की यहाँ पर बात की जा रही है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय ये नहीं होगा, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय और तृतीय ये भी नहीं होगा, प्रत्येक वर्ग का अंतिम, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक जो वर्ग होता है बच्चों, 5 वर्ग अभी मैंने आपको बताए थे, इनका जो अंतिम वर्ण होता है उनको ही हम पंचमाक्षर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो ये अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ा हो गया, ना हो गया, मा हो गया, तो इनको अनुस्वार या फिर पंचमाक्षर भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 या फिर 25 ऐसे व्यंजन हैं जिनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया
था 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और वा वर्ग। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको हम स्पर्श व्यंजन बच्चों बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन की डेफिनेशन क्या है? ऐसे व्यंजन बच्चों जिनके उच्चारण में, जिनको उच्चारित करने में मुंह के किसी न किसी हिस्से का प्रयोग होता है और वायु जब निकलती है मुंह से तो किसी न किसी के हिस्से को प्रयोग करते हुए निकलते से कंठव्य जो व्यंजन होते हैं इनको जब उच्चारित करते हैं तो कंठ का प्रयोग ज़्यादा होता है ना। आप देखेंगे का, खा, गा, घा, अंगा। जो चा वर्ग होता है, चा, छा, जा, झा, इया, तो इनमें तालु का प्रयोग होता है, जीव तालु को टच करती है। मूर्धन्य में आप देखेंगे तो मूर्धा का प्रयोग होता है। दांत जो दंतव्य व्यंजन है, ता, था, दा, धा, धा, तो इनमें दांतों का प्रयोग होता है। और पा, फा, वा, भा में होठों का प्रयोग होता है, होठ आपस में यहाँ पर मिलते हैं। तो ये अलग अलग जो 25 ऐसे वर्ण हैं जिनको हम स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं, जो कि 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अम और आह किस प्रकार के वर्ण हैं? तो जो अम और आह है बच्चों, ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। देखिए, वे व्यंजन बच्चों ना तो जो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, मतलब परिस्थितियों के अनुसार वो स्वर और व्यंजन दोनों के अंतर्गत आते हैं। इनको हम अम और आह बोलते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये हमने 18 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और सारे टाइप के क्वेश्चन जहाँ से वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पर थ्योरी भी बताई है, तो आई थिंक आपने अच्छे से वीडियो देखेंगे 1-2 बार तो आपका ये जो वर्णमाला टॉपिक है अच्छे से आपका एक रिविज़न हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना